आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। हल्का फुल्का बस आम बातचीत है, कुछ भी गंभीर नहीं। किसी ने मुझे ये वीडियो कुछ समय पहले भेजा था और मैं इसका जवाब देने वाला था, मैं इस पर रिएक्ट करने वाला था, लेकिन फिर मैं भूल गया और फिर किसी ने इसे दोबारा भेजा। तो चलिए इसे देखते हैं। दर्शक आपत्तिजनक मजाक सुनना चाहते हैं। देखते हैं वो क्या कहती है। मुझे याद है ये बहुत मजेदार मजाक है। वो बहुत प्यारा लड़का है। जो भी कुत्तों को जानता है वो समझ सकता है। जैसे वो एक क्लासिक लैब है। उसे सबको प्यार करना पसंद है, सबके साथ खेलना पसंद है। लेकिन मैं उसे पालतू जानवरों के साथ खेलने नहीं देती। क्योंकि बात ये है, पिट बुल्स मुसलमानों जैसे होते हैं। जारी रखो। वैसे जो थोड़े से लोग इसे लेकर उत्साहित नहीं हैं, वे इस कमरे के पिट बुल मालिक हैं। सुनिए। सुनिए, वे सब हिंसक नहीं हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ज्यादातर उनमें से नहीं है। लेकिन किसी तरह लगभग हर हिंसक हमला इन्हीं से होता है। वो कुत्तों के अलकायदा स्लीपर सेल जैसे हैं, समझी? आप सालों तक एक पालतू कुत्ते को देखते हैं, इतना खुश, इतना प्यारा, और फिर उन्हें कोई ऐसा संकेत मिलता है जो हमें दिखता नहीं और वो एक्टिवेट हो जाते हैं और आपका चेहरा फाड़ दिया जाता है। फिर कोई उदारवादी गोरी औरत उसका बचाव करती है, कहती है कि आपको उसे मारना नहीं चाहिए और किसी तरह गलती आपकी ही थी। वो कहती है, जिनके साथ मैं बड़ी हुई वो बहुत शांत थे। बहुत बढ़िया, हमें उन्हें अपने डॉग पार्क्स में रखना चाहिए क्योंकि बाकी सभी डॉग पार्क्स में ये बहुत अच्छा रहा है ना। ये हाल ही में बनी नस्ल है जिसे अवैध लड़ाई के लिए बनाया गया। हमें दिखाना पड़ता है कि इनकी इनब्रीडिंग और छोटी उम्र से लड़ाई के लिए पालने का असर जैसे अचानक खत्म हो गया और ये अब पश्चिमी हो गए हैं, मेरा मतलब पालतू बन गए हैं। देख रहे हो दोस्तों, हमारी संस्कृति बहुत तेजी से बदल रही है। देखो उसे कितनी तालियां मिल रही हैं। और आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या ये एक प्रैक्टिसिंग पिट है, और आप जानते हैं ये नहीं है। वेस्ट किसी भी चीज के लिए कोई रूपक नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी लगता ये नहीं है। बहुत समझदारी की बात है। मुझे लगता है कॉमेडियन जीनियस होते हैं। जिस तरह से वे अपना संदेश पहुंचाते हैं, दार्शनिक या अकादमिक लोग तो उस स्तर के आसपास भी नहीं पहुंच सकते। मुझ जैसे बीच के लोग, एक्टिविस्ट्स, जानते हैं हम थोड़ा सा ह्यूमर इस्तेमाल करते हैं, अपनी पर्सनालिटी का भी थोड़ा इस्तेमाल करते हैं ताकि संदेश लोगों तक पहुंच सके। मेरे पास ब्राउन प्रिविलेज है। ये महिला बहुत बहादुर है। असल में ऐसा करने के लिए 10 साल पहले उसे कैंसिल कर दिया जाता। मुझे यकीन है कोई वोक इंसान उसे नैतिकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश करेगा और उसके रूपक में कई कमियां निकालेगा, जैसे तुम लोगों को अमानवीय बना रहे हो आदि। यही तरीका है कि हम लोगों को अमानवीय नहीं बनाते, सामान्य गुण ढूंढते हैं। रूपक ऐसे ही काम करते हैं। उपमा का पूरा मकसद ही यही है कि किसी चीज में समानता ढूंढी जाए और आपको कुछ समानताएं दिखाई जाएं। ठीक है, यही उपमाओं का असली मतलब होता है। लेकिन ये लोग इसे समझते नहीं हैं। ये बस आपको चुप कराने के लिए नस्लवाद या अमानवीय भाषा जैसे बेबुनियाद आरोप लगा देते हैं। या देखो, मुझे लगता है अब ये तरीका नहीं चलता। मैंने रिलीजन ऑफ पीस बाय निकोलस डेसांतो वीडियो नहीं देखा है। ये लगभग 4 मिनट का है। चलिए देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। मजाक कर रहा हूं। आपको मैं तब तक पसंद हूं जब तक आपको लैटिन पसंद है। अरे भाई, लैटिन उपयोगी हो सकता है। लैटिन विवादों को सुलझाता है। इन दिनों कई रिमेनर्स लोगों से वोट मांग रहे हैं। क्या आप जानते हैं प्राचीन रोमवासी वोट को क्या कहते थे? जनमत संग्रह। हाँ, अभी अभी हमने कराया था। हाँ, तो अब जब आपको पता है, अगली बार जब आपका कोई दोस्त जनमत संग्रह की मांग करे तो उसे कोई बेहतर दोस्त मिले। पढ़े लिखे दोस्त, ज्यादा जानकार दोस्त। ये क्रिसमस कार्यक्रम है। मैं ज्यादा धार्मिक नहीं हूं, पर धर्मों में मुझे ईसाई धर्म सबसे अच्छा लगता है। ये मजेदार हिस्सा नहीं है, लेकिन अच्छा है। किसी ने हूटिंग नहीं की, लेकिन किसी ने यह भी नहीं कहा वू वू वी। आप जानते हैं लोग कैसे करते हैं? जैसे रिप्रेजेंट। किसी ने ऐसा नहीं किया तो ठीक है, ये अच्छा है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और जो ईसाई इसे देख रहे हैं, आपको भी इससे
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दुश्मनी नहीं, सिर्फ आपसी सम्मान। ईसाई धर्म के प्रति मेरा यही भाव है। पश्चिमी सभ्यता के नागरिक के रूप में आप ईसाई धर्म को नज़रअंदाज या बदनाम नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि बहुत से नास्तिक कहते हैं कि नहीं, पश्चिम एक धर्मनिरपेक्ष उदारवादी सभ्यता है, ईसाई सभ्यता के विपरीत। नहीं, आप ईसाई धर्म को बदनाम नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, और ईसाइयों को भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ईसाइयों को कोने में धकेला गया, खासकर पिछले 20 से 30 साल में वे लगातार जमीन खोते रहे, और देखिए उसकी जगह क्या आया। मैं इससे खुश नहीं हूं, भले ही ये वोक विचारधारा नास्तिक सिद्धांतों से आई हो। इसके लिए ईसाई धर्म को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसके लिए आपको नास्तिकता या धर्मनिरपेक्षता को दोष देना होगा, नहीं धर्मनिरपेक्षता को नहीं। मुझे लगता है कि अगर हमने धर्मनिरपेक्षता को वैसे लागू किया होता जैसा कि उसे किया जाना चाहिए था, मतलब किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं, तो आज हम जिस परेशानी में हैं उसमें नहीं होते। क्यों? कोई विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए, न खिपन न बुर्का, कोई विशेष अधिकार नहीं, इन सबको हटा दो। यही तो धर्मनिरपेक्षता का असली मतलब था। मुझे लगता है फ्रांस ने लाइसिटे के कारण अच्छा किया। उन्होंने 15 साल पहले बुर्का बैन कर दिया था और कहा हमें फर्क नहीं पड़ता। सोचो, वे लोग अभी भी यहाँ रहते हैं। हलाल कटाई भी बैन होनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि जानवरों की भलाई लाइसिटे की प्राथमिकता सूची में बहुत नीचे है। मुझे कैसे पता? नहीं, मुझे अब तक ये मजेदार नहीं लग रहे हैं, मुझे अब तक ये मजेदार नहीं लग रहे हैं, मुझे अब तक ये मजेदार नहीं लग रहे हैं। क्या है ये? हमें अभी सिर्फ 1 मिनट हुआ है, देखते हैं क्या आगे बेहतर होता है। क्योंकि गैर ईसाई लोग ईसाई देशों में आते हैं और ईसाई धर्म के बारे में बकवास करते हैं और उनके साथ कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही। ये सच में अविश्वसनीय है, ऐसा सही नहीं लगता है ना? दुनिया में कहीं भी इसका उल्टा नहीं होता है ना दोस्तों? क्या आपने एक बात नोटिस की? माफ कीजिए, मैं उन्हें बोलने दूंगा, लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस की? उन्होंने शुरुआत में ही कहा कि वो बहुत धार्मिक नहीं है। हम लोग शायद अज्ञेयवादी या नास्तिक हो सकते हैं या हल्के ईसाई हो सकते हैं, लेकिन क्या ये अच्छी बात नहीं है? यहाँ तक कि पश्चिमी विरासत वाले गैर ईसाई लोग भी इस बकवास को समझने लगे हैं। तो दोस्तों, यही तो हमें चाहिए, हमें यही चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ कि मेरे वीडियो पर कई पश्चिमी नास्तिक कमेंट करते हैं और कहते हैं कि ये बकवास बंद होनी चाहिए, और वे ईसाई धर्म का पक्ष ले रहे हैं। भले ही वे ईसाई धार्मिक सिद्धांतों के अनुयायी ना हों, लेकिन सांस्कृतिक रूप से लोगों ने ऐसा किया है। अब लोग ईसाई धर्म के प्रति सहानुभूति दिखाने लगे हैं, क्योंकि ईसाई धर्म पश्चिमी सभ्यता का अभिन्न हिस्सा है। पश्चिमी सभ्यता की कहानी ईसाई धर्म की भूमिका के बिना बिल्कुल झूठी और खोखली है, 100%। मैं पश्चिमी सभ्यता और उसकी श्रेष्ठता का समर्थक हूँ, इसलिए ईसाई धर्म को श्रेय देता और उसका सम्मान करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ईसाई लोग यह जानें, अपने आप को धर्मनिरपेक्ष न समझे। बहुत सारे धर्मनिरपेक्ष सोच वाले लोग हैं जो जागरूक नहीं हैं, लेकिन ईसाई धर्म का सम्मान करते हैं, और मुझे लगता है कि वह भी ऐसे ही लोगों में से एक है। मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि वह उसी दिशा में जा रहे हैं। ये लगभग ऐसा है जैसे ईसाई धर्म शांति का धर्म है। लेकिन हम ऐसा कह नहीं सकते, जाहिर है, क्योंकि उन दूसरे लोगों ने पहले ही इसका दावा कर लिया है। इस पर पेटेंट लंबित है। तो ये एक रोचक तथ्य है कि कई मुस्लिम खुद बताते हैं कि इस्लाम शांति का धर्म नहीं है, जैसा मोहम्मद हिजाब ने भी कहा। मैंने देखा है कि डैनियल किकुची सहित कई मुस्लिम विद्वानों ने कहा है कि कुरान कहती है इस्लाम शांति का धर्म नहीं है। मोहम्मद ने भी यही कहा था। अल्लाह ने मुझे इस्लाम को डर के जरिए फैलाने के लिए भेजा है, और कुरान खुद कहती है कि मैं गैर मुसलमानों या काफिरों के दिलों में डर बिठा दूंगा। ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे जिन्होंने कहा था कि इस्लाम शांति का धर्म है, सिर्फ अपनी पहले की टिप्पणी से पीछे हटने के लिए, जिसमें उन्होंने इसे एक और धर्म युद्ध कहा था। यह एक और धर्म युद्ध जैसा है। उन्हें आलोचना मिली, फिर उन्होंने बात वापस ली और कहा इस्लाम शांति का धर्म है, यह मुसलमानों के खिलाफ युद्ध नहीं है, ये कुछ बहुत बुरे लोगों के खिलाफ युद्ध है, तो इसे देखिए। और फिर लेकिन क्योंकि जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ऐसा कहा, यहाँ तक कि मुसलमान यानी उदारवादी मुसलमान या वे मुसलमान जो इस्लाम के बारे में नहीं जानते, उन्होंने भी इसे पकड़ लिया, और वोक्स उदारवादी और वामपंथियों ने भी इसे पकड़ लिया। इस्लाम के जानकार और विद्वान कभी नहीं कहेंगे कि इस्लाम शांति का धर्म है,
क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसा नहीं है। ये आदमी पेटेंट कार्यालय जाता है। नमस्ते, मैं इस्लाम को शांति का धर्म पंजीकृत करना चाहता हूँ। सर, इस महीने हमारे पास एक मासिक प्रमोशन है। अगर आप एक साथ 5 चीजों का पेटेंट कराते हैं तो आपको बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ऐसे में मैं क्रिसमस बाजारों में ट्रक घुसाने का पेटेंट कराना चाहता हूँ। गगनचुंबी इमारतों में प्लेन उड़ाने का पेटेंट। फ्रांसीसी कार्टूनिस्टों को ऑफिस में गोली मारने का पेटेंट। ओलंपिक विलेज में इजरायली एथलीटों पर गोलीबारी का पेटेंट। वहीं इस्लाम ने शांति का प्रस्ताव दिया है। ये 6 हुए। वो अच्छा था। मैं नहीं चाहता कि मैं चला जाऊं। वो अच्छा था। वो समझदारी थी। मैं नहीं चाहता कि मैं चला जाऊं, लेकिन धन्यवाद। मेरा समय कम है। अल्लाह। मैं नहीं चाहता कि मैं चला जाऊं, लेकिन धन्यवाद। ठीक है सर, आपके आवेदन में मुझे कोई असंगति नहीं दिख रही है। मैं इसे आपके लिए जमा कर दूंगा, चिंता मत कीजिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सच है। वैसे सही तरीके से कॉमेडी लिखने का तरीका ये है। जो सहानुभूति मुझे दर्शकों से नहीं मिलती, उसकी भरपाई मैं सटीकता और तर्क से करता हूं। मैंने सिर्फ इसी क्लब में प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन हाँ सुनो, मैं थोड़ा मेरी अज्ञानता के लिए माफ करना, लेकिन क्या सच में राइट विंग और लेफ्ट विंग कॉमेडी होती है? क्या ये संस्थागत है? मैं समझ सकता हूँ कि कुछ व्यक्तिगत कॉमेडियन राइट विंग या लेफ्ट विंग विचारधारा की ओर झुकाव रखते होंगे, लेकिन उन्हें सबको एक ही मंच साझा करना चाहिए। लेकिन जो उन्होंने कहा उससे ऐसा लगता है कि कुछ कॉमेडी थिएटरों में राइट विंग कॉमेडियन होते हैं ताकि वे अपनी मान्यताओं या अपने जोक्स को बिना किसी डर के व्यक्त कर सकें। ये बात लेफ्ट विंग पर भी लागू होती है। लोग इसे विभाजनकारी कहते हैं, जो मज़ेदार है। क्या ये मज़ेदार नहीं कि जिन्होंने दूसरों को कैंसल किया वही अब कम सहनशीलता के कारण हमारी सोसाइटी बांट रहे हैं? और वो हमेशा आपको यही कहते हैं कि ये विभाजनकारी है। आपने इसे बहुत पहले ही बांट दिया था। आपने समाज को बांट दिया। आपने समाज को अलग अलग नस्लीय समूहों में बांट दिया, अलग अलग लैंगिक समूहों में, अलग अलग यौन रुझानों के समूहों में और अलग अलग संस्कृतियों में बांट दिया। आपने ही ऐसा किया। अब मत रोइए जब आपका आदर्शवादी यूटोपिया काम नहीं कर रहा है। अब मत रोइए। मुझे ईसाई धर्म का बचाव करना पड़ता है, क्योंकि जिसे करना चाहिए वो कभी करता नहीं। मैंने कहा था, सिर्फ अजीब टोपी पहनकर, दुनिया घूमकर और टैक्स से बचकर ईसाई धर्म का बचाव नहीं कर सकते। इसी कारण मुझे लगता है क्वीन ने हमें निराश किया। क्या यह आपके लिए नई खबर है? क्या आपके पास कभी कोई ब्रिटिश सिक्का रहा है? हाँ, हर सिक्के पर रानी के सिर के ऊपर उसका नाम और उपाधि लिखा होता है। एलिजाबेथ द्वितीय, FD, जो लैटिन में फिदेई डिफेंसर यानी विश्वास की रक्षक के लिए है। यही उनका पद है। यही एक चीज है जो वे सिक्के पर लिखते हैं। मैं घमंड नहीं करना चाहता, पर इस छोटे कार्यक्रम के अंत तक मैं ईसाई धर्म की रक्षा महारानी से ज्यादा कर चुका हूंगा। यीशु ने कहा, उसने इस्लाम की ईसाई धर्म से अधिक रक्षा की। इसी वजह से कई लोग सोचते हैं कि क्या वह इस्लाम कबूल कर लिया है। मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ, कुछ बातें समझना मुश्किल होता है। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है ब्रिटेन अब भी 80% श्वेत है और द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता की यादें लोगों के दिमाग में ताज़ा है। इसी कारण वे संस्थागत रूप से वो पीढ़ी, खासकर बूमर्स पीढ़ी, दाईं ओर शिफ्ट न होने पर बहुत अड़ी हुई है। इससे ऐसी ताकतें खुल सकती है जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की है। शायद हम कल्पना कर सकते हैं, लेकिन हम इसे सिर्फ एक दिशा में सोच सकते हैं। हिटलर हित्ताइटे हैं। शायद इसी कारण वे ट्रॉमेटाइज्ड हैं और ऐसे हैं। ठीक है, झुकते रहो। लेकिन यह खराब नीति है, क्योंकि इससे जनता के 70-80% हिस्से नाराज हो रहे हैं। मुझे पता है उनमें से कई वोक हैं, लेकिन ये वोक लोग अब खत्म हो रहे हैं दोस्तों। सच में, मैं हर दिन देख रहा हूँ। मैं सोशल मीडिया पर और भी ज्यादा लोगों को देख रहा हूँ जो पहले लेफ्टिस्ट थे, जो बहुत वोक थे, लेकिन अब वे नहीं हैं, क्योंकि अब ये कोई मतलब नहीं रखता। यीशु ने कहा, जो पापी नहीं है वही पहला पत्थर फेंके।
इससे हम कानून की उचित प्रक्रिया का महत्व सीखते हैं। यीशु ने कहा था, कैसर को उसका और भगवान को उनका दो। इससे धर्म और राज्य का अलगाव समझ आता है। और यीशु ने यह भी कहा, ये देखने का एक तरीका है, लेकिन हाँ, ठीक है, आप जैसे भी वहां पहुंचे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पिता उन्हें क्षमा करे, वे नहीं जानते क्या कर रहे हैं। इससे हम माफ करना सीखते हैं, जो इस्लाम जैसा है। देखिए, ईसाई धर्म में एक बुनियादी खामी है। ये सच है, ये बहुत अच्छा है। दूसरा गाल आगे कर दो। मुझे समझ नहीं आता। आप दूसरा गाल आगे नहीं करते, आप उन्हें घुमा देते हैं। और तो ईसाई धर्म ने पश्चिमी सभ्यता को सबसे बेहतरीन सभ्यता बना दिया। और वैसे अगर आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि पश्चिमी सभ्यता सबसे बेहतरीन है, तो बेझिझक अपने फोन पर लैटिन वर्णमाला का इस्तेमाल करके अपनी नाराजगी जाहिर करें, जिसे एक श्वेत पुरुष ने अपनी विषैली मर्दानगी के साथ बनाया था। अमेरिकियों के अनुसार ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे, जबकि इटालियनों के अनुसार एंटोनियो मेउची। इस रूटीन के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह मायने नहीं रखता कि वह कौन था, लेकिन वह मेउची था। ठीक है, वह मेउची था। ये वैसा ही है जैसे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल पेटेंट ऑफिस पहले पहुंच गए और हमने देखा पेटेंट ऑफिस कैसे काम करता है। पृष्ठभूमि जांच वगैरह में ज्यादा मेहनती नहीं है। मुझे लगता है मेरा समय खत्म हो रहा है। अगर आप मेरे बारे में और सुनना चाहते हैं, इंटरवल में लॉबी में जाकर एंड्रू के पीछे पड़ जाए कि वो मुझे फिर से बुक करे। ठीक है, ये बुरा नहीं था। ये अब तक का सबसे मजेदार स्टैंड अप नहीं था जो मैंने देखा है, लेकिन ये समझदारी भरा था। इसी वजह से मुझे कॉमेडियनों के लिए बहुत सम्मान है। मुझे लगता है कि जिस तरह से वे लोगों तक पहुंच सकते हैं, वैसा कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता या उसकी नकल नहीं कर सकता। अमेरिकी कार्यकर्ताओं, यूट्यूब एक्टिविस्ट्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के रूप में हमें थोड़ी छूट मिलती है, लेकिन हम भी सीमित हैं कि कितना बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म्स की नीतियां हैं। इसी वजह से मैंने एक नया मेंबर्स और पेट्रन्स के लिए ही प्रोग्राम शुरू किया है, जहां मैं और भी खुलकर बात करता हूं। और मैं वहां बहुत सारे शब्द इस्तेमाल करता हूं, गाली नहीं, लेकिन ऐसे बहुत से शब्द जो हम फिर से बातचीत में लाना चाहते हैं। लेकिन आप जानते हैं, ये ठीक है। तो ये एक और चीज़ है जो मैं सीख रहा हूं, जो काफ़ी दिलचस्प है। जैसे जैसे प्रतिस्पर्धी कथाएं आगे बढ़ती हैं, वैसे वैसे आपकी भाषा भी आगे बढ़ती है। शब्द जो 10 साल पहले समझ से बाहर थे, शब्द जो पूरी तरह से अनुचित थे, आज अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए वे शब्द एक पूर्ण आवश्यकता बन गए हैं। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है कि आपको अपनी भाषा को नरम करना चाहिए ताकि माहौल शांत रहे। ऐसा नहीं होता है। और जब दूसरी तरफ इसका सम्मान नहीं करती, या जब दूसरी तरफ को आप पर अनुचित लाभ या चीज़ों पर ज़्यादा नियंत्रण होता है, तब तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करता। पिछले 10-15 सालों में वामपंथी नियंत्रण से बाहर हो गए और लोगों को हर जगह कैंसिल करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा हमने देखा। फिर दाईं तरफ ने पलटवार शुरू किया और बेहतर तर्क दिए। मैं चार्ली कर्क का इंटरव्यू देख रहा था। मुझे थोड़ा बुरा लगा कि मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं भी अपनी पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया से गुजर रहा था। मैं वामपंथी था, जागरूक नहीं, मैं वामपंथी था। लेकिन फिर मैं धीरे धीरे अधिक रूढ़िवादी पक्ष की ओर झुकने लगा। तो शायद इसी वजह से मुझे चार्ली कर्क के बारे में और जानने की जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन अब मैं उनके कुछ क्लिप्स देख रहा हूं और मैं सोच रहा हूं, वाह, ये आदमी तो कमाल का था। ये आदमी वाकई शानदार था। जिस तरह से उन्होंने कम्युनिस्टों, मार्क्सवादियों और वोक जोकरों को चुप करा दिया, वो कमाल के थे। और इसमें कोई हैरानी नहीं कि वे लोग उनसे नफरत करते थे। कोई हैरानी नहीं कि लोग उनसे नफरत करते थे, क्योंकि वो अलग और बहुत सभ्य थे। वो अपमानजनक शब्द नहीं बोलते थे, जबकि मुझे लगता है हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि सामने वाले करते हैं। आप जानते हैं, वे लोग रेसिस्ट और बिगेट जैसे शब्दों का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि अब उन शब्दों का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। इस वजह से कितने लोगों ने नौकरी खोई। मैं ये कहानी दिखाता हूँ। मैंने ये कहानी देखी, पढ़कर हैरान रह गया। कितने लोग ऐसे हैं। इस आदमी को देखिए, सोचिए, कल्पना कीजिए कि आप स्वीडन में डेंटल हाइजीनिस्ट हैं। आप जानते हैं, वो यूटोपिया, समाजवादी यूटोपिया, जो कभी दुनिया की सबसे खुशहाल जगहों में से एक था, अब दुनिया की सबसे बदतर जगहों में से एक बन गया है। अब आपकी नौकरी है कि आप
प्रवासी बच्चों की डेंटल समस्याओं में उनकी मदद करें। आप जानते हैं, प्रवासी क्योंकि स्वीडन उस दौर से गुजर रहा था जब वहां तीसरी दुनिया के देशों से बहुत सारे प्रवासी आ रहे थे। अपने काम में आप बच्चों के अक्ल दांतों की जांच करते हैं और पाते हैं कि 80% बच्चों के अक्ल दांत पूरी तरह विकसित हैं। क्यों? हम हमेशा से ये जानते थे और यही वजह है कि टॉमी रॉबिन्सन उस सीरियाई बच्चे के खिलाफ वो केस हार गया, क्योंकि टॉमी रॉबिन्सन ने कहा था कि वो सीरियाई बच्चा 17 या 18 साल का है और उसे स्कूल में नहीं होना चाहिए था। वो इसे साबित नहीं कर सका क्योंकि ये लोग जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट साथ नहीं लाते और उसने किसी को चाकू मार दिया था। पियर्स मॉर्गन यही बार बार कहते हैं, तुमने उस आदमी पर आरोप लगाया, कोर्ट में हार गए और पैसे देने पड़े। हाँ, वो हार गया क्योंकि साबित नहीं कर सका। वो उस बड़े सीरियाई लड़के का जन्म प्रमाण पत्र हासिल नहीं कर सका, इसीलिए वो हार गया। तो हमें पता है कि ये एक धोखाधड़ी है। इन प्रवासियों में से बहुत से ये 18-19 साल के हैं, लेकिन ये कहते हैं, अरे मैं 13 का हूँ, मैं 14 का हूँ, और इसका पता लगाने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो उसने देखा कि उन बच्चों में से 80% के अक्ल दांत पूरी तरह से विकसित है, जिसका मतलब है कि वे असल में बच्चे नहीं हैं बल्कि 18 साल से बड़े वयस्क हैं। तो उसकी सराहना करने और कहने के बजाय कि बहुत अच्छा किया, सरकार में बैठे वो लोग जानते हो क्या करते हैं? उसने स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी को बताया। उन्होंने कहा, लिखित में दो। वो सोचता है, मैं सभ्य दुनिया का हिस्सा हूं, इसे लिखित में देना होगा। उसने सब कुछ लिखित में मरीजों के उदाहरणों सहित दिया। उसे सस्पेंड कर जांच हुई और मरीजों की निजी जानकारी उजागर करने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया। ये सब उस आदमी बर्न्ड हालिट्स के साथ 2017 में हुआ, जब वोकिज्म अपने चरम पर था। उस समय हर चीज वोक थी दोस्तों, हर एक चीज वोक थी। अगर याद हो, अमेरिका ने इसका विरोध किया और 2016 में ट्रंप राष्ट्रपति बने और नतीजतन इसके प्रभाव के तौर पर बाकी सभी पश्चिमी देश और भी ज्यादा वामपंथ की ओर चले गए। ट्रंप डिरेंजमेंट सिंड्रोम याद है? तो यह उनका तरीका था सही रास्ते पर लौटने का। जब उन्होंने अनुचित बर्खास्तगी के खिलाफ अपील की तो आखिरकार वे हार गए और उन पर $50,000 का जुर्माना लगाया गया। यही तो और ज्यादा अड़ जाना है दोस्तों। उन्हें और उनके परिवार को आर्थिक परेशानी हुई और वे घर खोने वाले थे, लेकिन कुछ उदार और रूढ़िवादी लोगों ने पैसे जुटाकर मदद की। बर्न्ड आज भी बेरोजगार है। उन्हें अमेरिका जाना चाहिए था, जो अवसरों और स्वतंत्रता की भूमि है, भले ही गॉटलैंड में दंत चिकित्सकों की कमी हो। तब स्वीडन ने उन परीक्षणों का मजाक उड़ाया और कहा, वे भेदभावपूर्ण और संकीर्ण सोच वाले हैं। अब नेशनल बोर्ड ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन ने संदेहास्पद उम्र वालों के लिए बड़े पैमाने पर डेंटल टेस्टिंग शुरू कर दी है। बेंट को अब बदनामी या बेरोजगारी नहीं बल्कि मेडल मिलता है। तो ऐसी कितनी भयानक कहानियां हैं जो चल रही हैं, जिनके बारे में हमें यह जानना है कि क्या इन लोगों को बरी किया जाना चाहिए, इनकी प्रतिष्ठा, सम्मान व गरिमा लौटाई जानी चाहिए। तो हाँ, मुझे नहीं पता मैं वहां कैसे पहुंच गया, लेकिन बस इतना ही। मैं आपसे अगली बार मिलूंगा।